नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति को लेकर प्रभारी कुलपति ने कुलसचिव को दिया जांच का आदेश। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है घाटों के सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य, कहा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी कोसों दूर है नायब तहसीलदार के हमलावर, जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे रीवा आईजी। अब खबर विस्तार से। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े को लेकर प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर NP पाठक द्वारा कड़े कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय के संदेही कर्मचारी को हटाते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा कुल सचिव को सौंपा व रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वहीं कुलपति एवं कुल सचिव के बीच हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालय के नाम पर किए गए गोरख धंधे से विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय का गलत इस्तेमाल करने पर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का भी आदेश दिया गया। जबकि उक्त फर्जी नियुक्ति की शिकायत पुलिस में करीब 6 माह पूर्व की गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन, ऑफिस अटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य पदों के लिए दलालों द्वारा लाखों रुपए वसूलते हुए फर्जी नियुक्ति पत्र दिया, जिसे ले अभ्यर्थी जब विश्वविद्यालय पहुंचे तो विश्वविद्यालय ने नकारते हुए फर्जी बताया, जिसकी शिकायत राजभवन, CM हाउस, उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय सहित पुलिस अधिकारियों की ओर पुनः की गई। जिसके बाद प्रभारी कुलपति द्वारा उक्त कड़ा कदम उठाया गया। प्रस्तुत है पीड़ित अजीत सिंह एवं प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर NP पाठक से जानकारी के अनुसार। मेरा नाम अजीत सिंह है। मेरी मुलाकात राहुल सिंह पटेल नाम के लड़के से हुई थी, जो ग्राम रजहा का रहने वाला है। वो और विनोद तिवारी जो कुलपति के गार्ड, उनसे मुलाकात हुई। ये लोग हमसे नौकरी के नाम पर लगभग 70-80 लाख रुपए हम लोगों से लिए हैं। हम लोगों में लगभग 127-28 बच्चे हैं जो पैसा दिए हैं। फिर इसके बाद पैसा देने के बाद वो हम लोगों को इंटरव्यू लेटर भी जारी किया, नियुक्ति पत्र भी जारी किया, पर आज तक कहीं ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई, ना किसी की ज्वाइनिंग हुई है, ना कुछ हुई है। बाद में इसका शिकायत हम लोग किए तो सबसे पहले तो पैसा के बोले कि भैया आप पैसा वापस करिए, यदि लिए हैं तो वापस करिए। जब वो पैसे की आनाकानी करने लगा तो हम लोग 14 दिसंबर 2019 को पुलिस में FIR के लिए एक आवेदन दिए, और उस आवेदन से भी कोई मतलब नहीं निकला। ना पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई की, ना कुछ आगे की हमारी जांच प्रक्रिया हुई। यही कार्यकर्ता हैं इस समय। कहाँ इंटरव्यू हुआ था आप लोगों का? हमारा इंटरव्यू APS विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर VIP गेस्ट हाउस में रात्रि में 8:30 बजे के बाद हुआ था। 8:30 बजे से 9 बजे तक या 9:30 बजे तक लगभग कई बच्चे थे। 4-5 बच्चे हमारे ग्रुप के थे, तो 3-4 बच्चे और थे। तो लाइब्रेरियन का और कंप्यूटर ऑपरेटर का इंटरव्यू हुआ था 2 पद के लिए। कितने लोग थे आप लोग? 7-8 बच्चे थे। आप लोग को शक नहीं हुआ रात को इंटरव्यू लिया जा रहा था? शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे हड़ताल चल रही थी, तो ये हुआ कि अभी हड़ताल चल रही है, इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। रात्रि में टाइम है, सब लोग खाली हैं तो इंटरव्यू ले लेंगे। पहले ये बताया गया कि 3-4 लोग वहाँ पे इंटरव्यूअर रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल एक आदमी था जो हम लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। उसके हाथ में कुछ पेपर भी था। उस पेपर के बेस पर वो हमसे पूछते थे आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं, इस पद में क्यों है, इस पद के लिए क्या चाहिए। वो कहाँ का था? APS का ही था क्या? अब ये नहीं पता है कि वो APS का था कि कहीं बाहर से थे, और ये है कि हाँ वो थे। इतना जान पहचान के आप लोगों ने कैसे उसको वो कर दिया? किसे? मुझसे जान पहचान नहीं थी, इसके बावजूद भी आप लोग नहीं, राहुल सिंह पटेल से जान पहचान थी। वो हमसे 2-3 साल पहले मिला था, यहीं रीवा में मिला था, थोड़ी दोस्ती यारी थी। हमसे पहले भी वो 2-3-4 बच्चों का पैसा ले चुका था, और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा। वो लोग बोले कि देख लो, यदि तुम्हारा भी जैसा हो, तुम्हें भी नौकरी की ज़रूरत हो तो देख लो। अब कहाँ है वो? अभी वो इस समय पे इंदौर में है। वो अपने को महू विश्वविद्यालय में बताता था कि महू विश्वविद्यालय में मैं कंप्यूटर ऑपरेटर में हूँ, प्रमोशन भी मेरा हो चुका है हेड ऑफ कंप्यूटर में, पर ऐसी कोई जानकारी वहाँ पे नहीं है। मैं RTI के तहत उसकी सैलरी स्लिप मंगाया तो वहाँ से ये जानकारी मिली कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस पद पे नहीं है, पर वो पूरा उसका फर्जी था। कितना पैसा लिया तुमने? मैंने अपना खुद 12 लाख रुपए दिया था। फिर दूसरे भी कई लोग हैं जो हमारे संपर्क लोग में रहे हैं। होंगे? अब लगभग सभी का मिला के वो 127 बच्चों का 70-80 लाख रुपए हमारे जानकारी में लिया हुआ है। इसके बाद भी कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है। विश्वविद्यालय में जानकारी दी आप लोगों ने? विश्वविद्यालय में जानकारी दी गई थी। विश्वविद्यालय में जानकारी दिया गया, रीवा में SP सर को जानकारी दिया गया, IG सर को दिया गया। चाहते हैं अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। यदि भर्ती हो, वास्तविकता में भर्ती हो तो फिर ज्वाइनिंग होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो वो लड़का सीधे जहाँ जैसे जिससे पैसा लिया है सबका पैसा वापस करे, या उसके ऊपर उचित कार्रवाई। किस किस विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के बाद? वो 4 विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए लिया था। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा,
पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर और चौथा चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में। 4 विश्वविद्यालय में वो प्यून का, अटेंडर का, असिस्टेंट का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, लाइब्रेरियन का, इस तरह की भर्तियों, इस तरह के पद के लिए वो अलग अलग रेट से पैसा लेता था। ठीक। सर, ये एक फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आया है करीब 127 लोग का, और एपीएस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ही इंटरव्यू वगैरह भी हुए थे इसका। क्या पूरा मामला और क्या अभी तक कार्रवाई इसमें की जा रही है? संज्ञान में आया हम सब लोगों के। कल प्रातः ही उसकी कटिंग के साथ, क्लिपिंग के साथ हमने एक नोटशीट कुलसचिव जी की ओर भेजी और साथ में चर्चा भी की, जिसका आज स्टार ने मेरा वर्जन भी छापा। कल हम लोग अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर एक रणनीति के लिए समिति के अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे, इसलिए कल उस पर अधिक कार्यवाही नहीं, केवल कार्य के लिए संबंधितों को निर्देश भर दिए गए। आज अभी सुबह आते ही हमने कुलसचिव जी को ये कहा है कि निश्चित रूप से घटना से जुड़े तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच करें और उसमें विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी का नाम भी प्रकाश में आ रहा है, उसकी क्या सत्यता है इसकी जांच करें, तथा जिन स्थलों के विश्वविद्यालय कैंपस में इन विधि विपरीत गतिविधियों के कारित करने का उल्लेख हो रहा है, उनके संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी करें और तदुपरांत इसकी वैधानिक स्थिति का भी पता करें कि आखिरकार ये फर्जीवाड़ा गृह विभाग तक पहुंचा है कि नहीं, पुलिस विभाग इसमें अपनी कार्यवाही संज्ञान लेकर कर रहा है कि नहीं। अगर पुलिस विभाग ये कार्यवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से दोषियों को लेकर और विश्वविद्यालय के पास छानबीन तथा तफ्तीश के लिए वे आएंगे। तफ्तीश के पहले हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम अपने सूचनाओं और अभिलेखों को तदनुसार उनकी सहायता के लिए, कानून की सहायता के लिए तैयार रखें। तो इस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुलसचिव से मंत्रणा के बाद हम शाम तक ये बता पाने की स्थिति होंगे कि आखिरकार उस पर विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोगों ने कार्यवाही को किस विश्वविद्यालय के अंदर, एक कैंपस के अंदर जो 4 विश्वविद्यालयों के नाम से, हाँ जी जी, ये सबसे बड़ी बात सामने आई नहीं। तो आप देखिए, किसी भी गतिविधि के लिए एक वास्तविक गतिविधि है, न्यायिक गतिविधि है, और एक उसका उल्टा फर्जीवाड़ा है। न्यायिक गतिविधि में तो विश्वविद्यालय ने इस तरह की, या किसी विश्वविद्यालय ने भी कभी नियुक्तियों का कोई प्रस्ताव विज्ञापन या किसी माध्यम से दिया नहीं है। अब कोई अपनी ओर से फर्जीवाड़े के तहत विश्वविद्यालय के बैनर का, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर का या इनका प्रयोग करके काम कर रहा है, तो ये तो पुलिस विभाग के अपनी कार्यवाही का हिस्सा। वीआईपी विश्राम गृह में इंटरव्यू हुआ, जिसका उसने आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी, तो फरियादी को अभी तक जानकारी भी नहीं दी गई विश्वविद्यालय को। 2 एवेन्यूज इसमें हमारे विश्वविद्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं। एक किसी विश्वविद्यालय का नाम, कर्मचारी का नाम आ रहा है, और दूसरा एक किसी विश्वविद्यालय के भवन का इस कार्य हेतु, अनुचित कार्य हेतु उपयोग आ रहा है। इन दोनों परिस्थितियों के लिए कुलसचिव को कार्यवाही करने का हमने निर्देश दिया है। रीवा जिले में एक बार पुनः विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहीं पुनः घनत्वीकरण योजना अंतर्गत बिहार रिवर फ्रंट की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई थी, जिसका कार्य 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। इस योजना अंतर्गत नदियों के घाटों का सौंदर्यीकरण करते हुए पार्क सहित मंदिरों एवं ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसका निरीक्षण करने आज रीवा के विधायक विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ल, त्योतर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, कलेक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारी पहुंचे। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ से आके फिर ये घाट का जो दूसरा वर्क रहेगा वो आके अपना रिवर साइड कॉरिडोर जो प्रोमिनेंट पचमढ़ा के इस ऐतिहासिक स्थल का विकास की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, और उसके बाद ही से इस योजना पर काम शुरू हो गया था। और मुझे आज ये खुशी है बताते हुए कि
पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत जो विकास बिहार नदी के किनारों का होना है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होना है, उसी का हिस्सा पचमढ़ा के इस ऐतिहासिक स्थल के विकास का भी उस विकास का एक हिस्सा है। और इसलिए आज हम लोग इसको सर्वे करने आए हैं और 15 सितंबर से इसका काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। जो 3 मंदिर हैं उनको बहुत सुंदर बनाया जाएगा। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए पार्क, लैंडस्केपिंग की जाएगी। यहाँ के घाट को बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया जाएगा। और जिस तरह से मोदी जी ने साबरमती के रिवर फ्रंट को डेवलप करके देश में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार से रीवा के इस बिहार नदी के डेवलपमेंट का काम जो स्वीकृत है उसका काम शुरू होगा नवंबर में और पचमढ़ा आश्रम का काम शुरू होगा 15 सितंबर से और जून 2021 तक इस योजना को पूरा कर दिया जाएगा और रीवा रिवर फ्रंट के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में एक आदर्श शहर के रूप में उभरेगा। विगत 1 सितंबर को रात्रि अज्ञात हमलावरों द्वारा कुसमी में पदस्थ नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर प्राणघातक हमला हुआ था, जिसमें उन्हें अचेत अवस्था में रीवा संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस द्वारा अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मर्म कायम कर जाँच कर रही है। इसी कड़ी में आज रीवा जोन के आईजी चंचल शेखर दल बल के साथ चिकित्सालय पहुंच परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान श्री मिश्र की पत्नी ने बताया कि घटना के 1 घंटे पूर्व उनकी मोबाइल से बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी शराबी को वो डांट रहे थे। वहीं पुनः फोन न उठाने पर घर के सदस्यों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसकी खोज खबर लेते हुए लहूलुहान हालत में उन्हें घर के बाहर 5 चिकित्सालय लाया। इस जानकारी के बाद आईजी चंचल शेखर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही अज्ञात को पकड़ने की बात कही। प्रस्तुत घायल की पत्नी एवं आईजी चंचल शेखर से जानकारी के अनुसार ऐसा हो कि किसी से झगड़ा उगड़ा करें, तो ने बताया कि ऐसा नेचर नहीं है इनका। पर उस दिन जो मतलब इनके साथ मेरी बात हो रही थी तकरीबन इस घटना के 1 घंटे पहले, तो मेरी उनकी वो उस दिन पूरे दिन से सीधी में मीटिंग में थे। मीटिंग के बाद जब वो 8 बजे अपने घर मतलब बंगले पे आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया 8 बजे और मतलब बात हो रही थी। तभी कुछ बाइक पे शायद 2 लोग आए हैं। मैंने वीडियो कॉल नहीं था वॉइस कॉल ही, पर बात वो आए हैं और इन्होंने मुझसे बात करते करते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट उस टाइम पे नहीं हुआ था। उन्होंने बस मैंने उतना सुना कि वो बोले कि रोको गाड़ी, ड्रिंक किए हो, इस तरह गाड़ी चला रहे हो, रुक जाओ सीधे, और इतना करके फ़ोन कट हुआ है इनका। उसके जस्ट 2 या 3 मिनट बाद मैंने 2 मिनट वेट किया, उसके बाद फिर मैंने इनको फ़ोन किया, तब तक वो लोग जा चुके थे। और मतलब जो बताया कि हमने पूछा क्या हो गया भाई, ऐसा फ़ोन कट हुआ, तो पूछा क्या हुआ, तो बोले कि कुछ मतलब ये शराबी लोग थे, गाड़ी गलत तरीके से चला रहे थे, तो वही डांट फटकार रहे थे। क्योंकि अभी यहाँ पे की लाइट वगैरह भी निकाल ली गई है, तो हो सकता है साले घूमते हों चोरी के उसमें से या जो भी रहा हो, और वो चले गए थे। तो उनकी बातों से इतना मतलब लगा कि थोड़ा सा उनके साथ गहमा गहमी हल्की फुल्की इनकी हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने फिर वो बोले कि आप पूरे दिन से थके हुए थे, इसलिए कहा कि अब मैं जाऊं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लूँ। आज उनका भी फास्ट था, मेरा भी था, तो बोले कि जाऊं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लूँ, खा पी लूँ, फिर बात करता हूँ आराम से। वो लोग गई होंगी देखने, तुरंत नहीं गई। फिर मैंने उनके मोबाइल पे कॉल किया, मैसेज किया, जब न कॉल रिटर्न हुई न मैसेज रिप्लाई मतलब मिला, न रिस्पांस भी नहीं मिला मैसेज का, तो मैंने फिर से मतलब फादर इन लॉ के मोबाइल पे कॉल किया। और वो जब गए, बच्चों को भेजा और मेरे सास ससुर सब लोग दौड़ के गए बाहर देखने कि कहाँ गए, तो वो बाहर पड़े, मतलब घर से कम 10-15 मीटर की दूर पर पड़े, कराह रहे थे बिल्कुल से एकदम। तो पहले तो उन लोग को लगा कि समझ ही नहीं पाए, पर जब पास गए तो देखे तो ये वहीं पड़े थे, खून से लथपथ, बिल्कुल बुरी तरह से उनकी चेतना जा चुकी थी और कराह रहे थे, पर कुछ बोल नहीं पाए वो। किसी का कोई पुराना विवाद रहा हो? नहीं, पुराना विवाद मेरी जानकारी में तो कोई नहीं था। कि क्या आश्वासन दिया जी साहब, आगे क्या बोले आपसे? बोले कि आपको पूरा मतलब हर तरह की गवर्नमेंट की सुविधाएं भी दी जाएंगी और आपके जो गुनहगार हैं, हमलावर हैं, उनको ढूंढ लेंगे हम जल्द से जल्द, वो आपके सामने होंगे। ये अभी 2 दिन पूर्व कुसमी
तहसील के नायब तहसीलदार श्री लवलेश मिश्रा जी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया था धारदार हथियार से। वो गंभीर रूप से घायल होकर के वहाँ CSC गए, फिर सीधी अस्पताल आए और उनकी हालत को देखते हुए यहाँ SGMH रीवा में रेफ़र किए गए हैं। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और चूँकि उनसे बात नहीं हो पाई है किसी प्रकार की, तो मैं आज यहाँ पे आया जानने के लिए कि क्या स्थिति है, परंतु वो होश में नहीं है। उनकी पत्नी जो डॉक्टर हैं, जो टीचर हैं देवसर में, उनसे बात हुई है। कुछ बातचीत पता चली है कि ये घटना इस तरह से हुई है कि वो रोड पे वॉक कर रहे थे अपने घर के बाहर और उसी समय कोई लापरवाही से शराब पिए हुए कोई मोटरसाइकिल सवार उनके पास से गुजरा है, जिसको उन्होंने रोका टोका। उससे वो बुरा मान गया है और उसने ही हमला किया है, ऐसी बात पता चली है उनकी पत्नी से। हम इस थ्योरी पे वर्क करके उसको जल्द से जल्द, ये मुझे ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ये घटना कारित हुई है। जो पत्नी से बात करने पे ये पता चला कि उन्होंने रोका टोका और शायद इनकी थोड़ी सी झूमा झटकी भी उससे हुई है। तो ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में वो हुआ है। हो सकता है कि वो हथियार लेके ना चले हों, वहीं से कहीं से हथियार लिए हों, ऐसा हो सकता है कि रेडी उनके पास कोई हथियार नहीं, क्योंकि धारदार हथियार ले करके आदमी चलता नहीं है जनरली मोटरसाइकिल पे, तो ये एक अलग हो सकती है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट की घटना है। मऊगंज थाना क्षेत्र में 2 सितंबर को सुबह शौच के लिए निकली एक महिला के साथ 2 लोगों द्वारा पकड़कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद घर पहुंची पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसकी शिकायत दर्ज कराने जा रहे परिजनों के ऊपर आरोपियों ने हमला कर भगा दिया। वहीं इनके खिलाफ थाने में झूठी मारपीट की शिकायत भी दर्ज करा दी। इस घटना के बाद पीड़िता परिजनों के साथ न्याय की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के सामने लेट गए, जिसकी सूचना कांग्रेस नेत्री कविता पांडे को लगने के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करने पहुंची, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ऋतिक शुक्ला द्वारा पीड़िता को महिला थाना भेजा गया, जहां मऊगंज पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। प्रस्तुत है पीड़िता नायब तहसीलदार ऋतिक शुक्ला एवं कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से जानकारी के अनुसार। करा लिया जाए, वो लोग दमंग हैं, दमंग होने के कारण उसके घर ऊपर बैठे हैं, उसके ऊपर मुकदमा लोग विपक्ष में है, तुम्हारी मदद करेंगे। कोई भी आता है, कोई भी किसी महिला हम धड़नी टर्रा टोला से। क्या घटना हुई है? घटना हुई हमारे साथ गलत हुआ। किनके द्वारा गलत किया गया? रमेश तिवारी और इंदलाल साकेत। कहाँ की घटना है? घटना है रमेश के घर के अंदर के। किस थाने का मामला है? हम वहाँ जा रहे, हम रिपोर्ट डाले मऊगंज नहीं, रिपोर्ट डाले जायपान महिला थाने भी गई थी? नहीं, वहाँ गए रीवा आयान महिला थाना। महिला थाने में क्या बोला गया? वहाँ बोला गया कि रिपोर्ट आपको नहीं लेंगे, हम नहीं लिखे, जाओ मऊगंज। अब तक कब तक बैठी रही महिला थाने में? हम कल से आई हूँ तो बैठी हूँ, रिपोर्ट हमारी नहीं ले। एसपी साहब के पास भी गए थे, क्या आश्वासन दिया गया? वहाँ कहीं के जाओ, वहाँ से रिपोर्ट डालो महिला थाना। रिपोर्ट हमारी यहाँ एसपी के यहाँ लिए हैं। रीवा में बलात्कार की घटना हुई और ये महिला पिछले 2 दिन से भटक रही है। कितने दुख की बात है कि संभागीय मुख्यालय में भी इसको न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं थाना जाती है, कहीं कलेक्ट्रेट में जाती है और एकदम वो भूख और प्यास से मरना सन्न हो गई है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसकी मदद हो और इसको न्याय मिले। मैंने देखा कि पुलिस वाले कह रहे हैं इसके ऊपर मुकदमा कायम है। मुकदमा कायम होगा तो उसकी सजा अलग होगी, पर किसी व्यक्ति के पर क्या मुकदमा कायम हो तो उसके ऊपर अपराध करने की या 376 या बलात्कार करने की कोई कानूनी अनुमति मिल जाती है क्या? और इसका न्याय कौन करेगा, इसका हिसाब कौन करेगा? पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आ जाती है तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने लगते हैं। 15 साल ये रहे और तब मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी बना रहा पूरे देश में, और अब फिर से जब ये वापस आ गए हैं पुनः महिलाओं पर अत्याचार होने लगा। इस महिला को जिसने भी देखा है उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो क्या यदि संभागीय मुख्यालय में रहने वाली महिला को न्याय नहीं मिल पाता तो हम किस समाज में
रह रहे हैं, इसको न्याय दिलाने की हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और यदि हमें इसके लिए सड़क पर बैठना पड़े तो भी हम बैठेंगे। हाँ, ये मऊगंज तहसील से आई थी, मुन्नी साहू हैं। उनके नाम बताया जा रहा है कि कल सुबह 4 बजे कोई दुर्घटना घटित हुई है, उसकी जांच को लेकर के आई हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी गई थी वो अपनी शिकायत को लेकर के, जिसको महिला थाना में स्थानांतरित किया गया था अधीक्षक महोदय के द्वारा से। और शायद थाने में उनकी बात या कुछ ऐसा हुआ है कि शायद उनका संवाद नहीं हो पाया टीआई साहब मैडम से, उसी को लेकर के कलेक्ट्रेट के गेट पर आई थी। अभी उनको समझा कर के महिला थाना भेज दिया गया है टीआई महोदय के साथ में, वहाँ पर उनकी सुनवाई की जा रही है। और नहीं, अब मैं चूँकि मैं था नहीं वहाँ पर तो हमें इस बारे में बता नहीं पाऊँगा। मैडम तो इनकार कर रही हैं कि ऐसा कोई भी उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनकी बात सुनने के लिए गए हैं, अभी मैं भी जाऊँगा तो अपन बात सामने। महिला कल से वहाँ बैठी हुई FIR कराने के लिए महिला थाना में, और अभी तक 5 बज गए हैं, अभी तक FIR नहीं हुई है उसकी तरफ। इसके बारे में जानकारी तो नहीं मुझे कि कल से बैठी हुई हैं, जैसे उनके द्वारा बताया गया, अभी इनके द्वारा भी बताया गया भैया के द्वारा कि वो बैठी हुई हैं। अभी महिला थाना भेज दिया गया है, साथ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। इसके बारे में मुझे, चूँकि वो पुलिस प्रकरण है तो वो लंबित प्रकरण की जानकारी मुझे नहीं है विशेष। मैं तो अभी ज्ञापन के इसमें से आया था यहाँ पर। कोरोना लॉकडाउन के दौरान शासकीय कर्मियों को प्रशासन द्वारा घर से ही काम करने का निर्देश दिया गया था और कर्मचारी अपना कार्य कर रहे थे। वहीं इस लॉकडाउन पर नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी विगत 6 माह से बिना किसी एक दिन का नागा किए लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, जबकि अन्य विभागों में त्योहारों एवं रविवार का अवकाश भी प्रदान किया जाता। वहीं इन राजस्व कर्मियों को न तो रविवार और न तो त्योहारों की छुट्टी मिल गई, जिसे लेकर आज उक्त राजस्व कर्मी नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के पास ज्ञापन देने पहुंचे। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। जी बताइए, किस कारण से आप लोग आए हैं? ये यहाँ की संगति ये है, ये आज 6 महीना से लॉकडाउन लगा, हम लोगों को कोई छुट्टी नहीं मिलती, चाहे वो किसी त्यौहार आ जाए चाहे रविवार हो, कोई छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए हम लोग ये सब एकत्र होकर के कार्य कर रहे हैं ताकि हम लोगों को छुट्टी भी मिले। रविवार तो मिलना ही चाहिए हर हालात में, सेकंड फ्राइडे थर्ड फ्राइडे मान लीजिए हम लोग काम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रघुनाथ पांडे मेरा नाम। अचानक कोई कार्य आ जाए विभाग का तो हम लोग सब तैयार रहेंगे कार्य करने के लिए, लेकिन छुट्टियाँ तो मिलनी चाहिए ना। आदित्य श्रीवास्तव। कहाँ आए हैं आज आप? कहाँ आए हैं आज आप? नगर निगम। किस कारण से आए हैं? छुट्टी के लिए शासन। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति को लेकर प्रभारी कुलपति ने कुल सचिव को दिया जांच का आदेश। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है घाटों के सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य, कहा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी कोसों दूर है नायब तहसीलदार के हमलावर, जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे रीवा आईजी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।